साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपको सारी क्लासेस फ्री पढ़ाते हैं, जिसमें आपका इतिहास और राजनीति विज्ञान की क्लास है, जो टीजीटी पीजीटी संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पढ़िए, हमारा सहयोग कीजिए, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। तो हमारी क्लास से आज राजनीति विज्ञान की है, तो हम लोग शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की क्लास। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है वेलफेयर स्टेट, अर्थात कल्याणकारी राज्य। इसके पहले हम लोगों ने देखा था राज्य के कार्य से संबंधित जो सिद्धांत जो विभिन्न विचारकों ने दिया है, उसमें हम लोगों ने जो चर्चा पिछले क्लास में की थी वह था राज्य के कार्य से संबंधित जो आदर्शवादी सिद्धांत थे, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इसके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जो इसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं, विभिन्न विद्वानों ने उस कैसे कैसे विभिन्न परिभाषाओं को परिभाषित किया है। तो हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य है, जिसे वेलफेयर स्टेट कहा गया है, वेलफेयर स्टेट होता क्या है और उसकी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आइए बिंदुवार हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम वेलफेयर स्टेट शब्द का जो प्रयोग है, वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आर्क बिशप टेम्पल। आर्क बिशप टेम्पल महोदय ने सर्वप्रथम वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का क्या नाम है? सिटीजन एंड चर्चमैन। आर्क बिशप टेम्पल महोदय ने एक पुस्तक लिखी है, सिटीजन एंड चर्चमैन। सिटीजन एंड चर्चमैन में आर्क बिशप टेम्पल महोदय ने सर्वप्रथम वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया, अर्थात कल्याणकारी शब्द का प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की जो सबसे प्रचलित परिभाषा है, सबसे लोकप्रिय परिभाषा, ठीक, वो किसने दी है? कैंट महोदय ने दी है। एक राजनीतिकार हैं, वो राजनीति में जो वेलफेयर स्टेट की परिभाषा दी है वो काफी लोकप्रिय हो गई। उनकी जो परिभाषा है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि जो कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ठीक, कैंट महोदय ने कहा, जिनकी परिभाषा सबसे लोकप्रिय है, उन्होंने कहा कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो दोनों लाइनें हमने लिखी, जो बिंदु हमने चर्चा की, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, जो पहले आपका बिंदु जो हमने बताया कि वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर होगा कि आर्क बिशप टेम्पल महोदय ने। अब किस पुस्तक में किया ये भी पूछ लेता है, तो आपका आंसर होगा सिटीजन एंड चर्चमैन। ठीक, अगर परिभाषा के बारे में पूछा जाए कि वेलफेयर स्टेट की सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसने दी, तो आप वहां पे कैंट महोदय ने जो परिभाषा दी है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या हैं। कि अगर हम कल्याणकारी राज्य कह रहे हैं, कल्याणकारी राज्य अर्थात जो सबका कल्याण करे। ऐसा है नहीं किसी का नाम रख देने से वो वही हो जाता है, लेकिन अगर वो वही कार्य करेगा तब हम उसको बोलेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम काफी फेमस हो, ठीक, जिसका नाम दया हो, अगर दया नाम उसका है,
दया रखने नाम रखने से वो दयालु थोड़ी हो जाएगा, उसको काम करना पड़ेगा। लोग कहेंगे अरे वो बेचारा बड़ा दयालु आदमी है। ठीक वही होता है कल्याणकारी राज्य की क्या कार्य है। तो उसमें देखते हैं जो कल्याणकारी राज्य होता है उसके जो अगर कार्य की बात करें तो वह क्या करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। कल्याणकारी राज्य अगर हम बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य की, सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि जो उस राज्य क्षेत्र में रहने वाली गरीब जनता है उसके लिए दवा की और जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं उसके जो इलाज हैं, जांच है और सबकी जो सुविधाएं उसमें छूट देता है, वही सब है स्वास्थ्य सुविधाएं। जैसे अगर हम बात करें कि जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पे सरकार के द्वारा आज भी 1 रुपये की पर्ची कटाइए, आप जाके दिखा लीजिए। वहीं अगर प्राइवेट अस्पताल में आप जाएंगे तो 1000 रुपये 2000 रुपये जैसे जिसकी फीस होगी वो फीस आपको आप देंगे, तब जाके किसी डॉक्टर को आप दिखा पाएंगे। लेकिन वही MBBS डॉक्टर, आपको बेहतरीन डॉक्टर, आपको 1 रुपये की पर्ची में आपको आपको सलाह देंगे, दवाइयाँ लिखेंगे। और किसी किसी अस्पताल में सुविधा तो लगभग हर अस्पताल में होती है, आपको दवा भी वहीं पे उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह सरकार की भी जिम्मेदारी है। जो कल्याणकारी राज्य है वही कल्याणकारी राज्य अपने जनता के जो कल्याण के लिए कार्य करता है। अगर हम बात करें जैसे सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई, एम्बुलेंस की सुविधा जो सरकार के द्वारा शुरू गई उसमें क्या था, उसमें यह है कि गरीब तबके का जो व्यक्ति है वह कहीं भी रहे, उसका एक अपना नंबर है, आप उस पर डायल करेंगे, चाहे आप रात को डायल करें या दिन में डायल करें, किसी विशेष परिस्थिति में कहीं कोई घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, आप नंबर डायल करिए, वो आपके द्वार पर 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। यही है कल्याणकारी सुविधाएं। उसके बाद जैसे सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 102 नंबर जो महिलाओं से संबंधित थी। गरीब तबके की जो औरतें होती हैं वो रात में अगर उनको कोई दिक्कत हुई किसी भी समस्या पे, अगर उसको आप नंबर डायल करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी। ये सारी सुविधाएं कल्याणकारी राज्य का ही होता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं, यही है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य की हमने चर्चा की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य चाहे अस्पताल में सुविधा देने की बात हो, चाहे उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा हो, अगर वही एम्बुलेंस आपके पास आएगी किसी भी परिस्थिति में आपके पास आएगी, अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट वहीं पे होगा, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, वो ले जाके आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपका इलाज कराएगा। ठीक, उसके बाद आके देखते हैं आगे सार्वजनिक शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। जो कल्याणकारी राज्य होता है वहां पे सार्वजनिक शिक्षा की भी व्यवस्था, जैसे प्राइमरी स्कूल में सरकार के द्वारा जो बच्चे हैं उनको फ्री की शिक्षा दी जाती है, 1 रुपये फीस भी नहीं लगता, उनको खाने की सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है, उनको कपड़े की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाती है, उसको जूते और मोजे की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाती है, कापी किताब की व्यवस्था सारी करती है, बैग की व्यवस्था सब सरकार करती है। यही है सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था। ठीक, अगर सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो क्रांतिकारी परिवर्तन, अगर हम अपने जमाने की बात करें तो जब से हमें जानकारी है कि 2004 से जब से सेल्फ सेंटर शुरू हुआ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू की थी सेल्फ सेंटर व्यवस्था, लोगों ने उसे काफ़ी उसकी आलोचना भी की कि बच्चे खराब हो जाएंगे क्या कैसे, लेकिन इसके माध्यम से जो समाज में निम्न तबका वर्ग है, खासकर जो OBC SC ST और विशेष तौर पर जो महिलाएं, जो महिला वर्ग है, इनके स्थिति में जो एकाएक क्रांति आई है, मानसिक क्रांति, एक सामाजिक स्थिति होती है उसमें जो क्रांति आई है वो देखने लायक है। उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है।
अगर उसको अच्छे से समझें कि जैसे पहले 2004 के पहले 2005 के पहले जब से सेल्फ सेंटर नहीं था, तो जिसके पास सुविधाएं होती थी वही वर्ग शिक्षा में आगे पढ़ पाता था। नहीं तो जो गरीब तबका होता था, खासकर जो महिलाएं हैं, वो भी सी एस टी वर्ग हैं, हाई स्कूल में अगर वो सेंटर गया कहीं पे और सुविधाएं उनके पास होती नहीं थी, पढ़ाई उतनी अच्छी थी नहीं, अगर वो फेल हो गया तो कहीं कमाने चला जाता था, कहीं कुछ करने चला जाता था। तो लेकिन जब वही सेल्फ सेंटर हुआ, अगर जब सेल्फ सेंटर हुआ, लोग अच्छे नंबर से पास होने लगे, चाहे वो जिनके पास सुविधाएं होती थी और जिनके पास नहीं होती थी, सारे के सारे लोग 80% 90% पाने लगे। तो जो गरीब तबका का गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें लगा कि हमारा बच्चा भी पढ़ने में अच्छा है। जैसे गांव में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 90%, 80%, 85% पा गए, तो जो घर के लोग होंगे वो सोचेंगे बच्चा हमारा भी अच्छा है, इसे भेज देते हैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए या कहीं और पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। अगर उनमें से 10 में अगर 8 बच्चे बाहर आ गए, खासकर जो महिला वर्ग हैं, बच्चे अगर मान लीजिए वो लोग इलाहाबाद आ गए कहीं पढ़ने के लिए, कहीं लखनऊ गए, कहीं और चले गए, अगर उनमें से 2 भी सफल हो गए, एक गांव के अगर 2 सफल हो गए, तो उसमें एक जो सामाजिक स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, जो आर्थिक, सब में एक परिवर्तन आ जाता है। लोग फिर देखते ही नहीं उनका बच्चा ये शिक्षा क्षेत्र में आ गया या कहीं और किसी सर्विस में चला गया, तो हम भी अपने बच्चों के भेजें। आज इलाहाबाद की जो भीड़ है, खासकर महिला वर्ग को खासतौर पर नेताजी को अपना पूजनीय मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए कि आज हम जो भी स्थित हैं वो मुलायम सिंह की ही देन है। शिक्षा क्षेत्र में जो इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जो उसे हम क्रांति कह सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, आप शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दे सकते हैं, क्योंकि 2004 के बाद 5 के बाद उसके बाद सेल्फ सेंटर जब हुआ तो लोग पढ़ने लगे, सारे के सारे बच्चे अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगे, अच्छे नंबर पाने लगे, कहीं बाहर जाके पढ़ने लगे। एक मानसिक परिवर्तन हुआ, एक सामाजिक परिवर्तन हुआ। अगर आप घर में नौकरी मिल गई तो आपकी जो सामाजिक स्थिति एकाएक परिवर्तित हो जाती है। ठीक, यही सारी स्थितियां शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से ही सब कुछ संभव है। इसीलिए सरकार को एक सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार भी कर भी रही है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है, यही सारी सुविधाएं हैं जो सरकार को करनी चाहिए। तो इसमें पहला बिंदु आपने क्या देखा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, हमने उसकी चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण, हर व्यक्ति के जो गरिमा है, जो इज्जत है, सबके बराबर होती है, चाहे गरीब तबका का हो या अमीर तबका का हो, कोई भी हो। अगर गरीब वर्ग है, आप उसे गाली नहीं दे सकते हैं, आप उसे जातिवाचक शब्द नहीं कह सकते हैं। भाई क्यों कहेंगे? जैसे आपकी रिस्पेक्ट है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, उसकी भी इज्जत है, उसकी भी अपनी गरिमा है, उसका भी अपना सामाजिक स्थिति है। उसी को सरकार को उसे बनाए रखना ही उसकी जिम्मेदारी है, वही कल्याणकारी राज्य है। ठीक, पहले जो सामंती व्यवस्था थी वो अलग थी, वहां पे बेगारी, लोगों से जबरदस्ती की जाती थी, काम कराने के बाद कोई वेतन नहीं, कोई पैसा नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? सर क्या करेगी सरकार? लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी पहले व्यवस्था करती थी। ठीक, मनरेगा की व्यवस्था की है, आप इतना काम करेंगे आपको इतना मिलेगा, उसमें वो आपको फिक्स है। और अगर आप किसी को जातिवाचक शब्द की गाली देते हैं, किसी तरीके से प्रताड़ित करने हैं, अपमानित करते हैं, उसके लिए भी सरकार उसकी जो गरिमा है उसको बचाने का कार्य करती है। वही है किसी की इज्जत, गरिमा को बचाने का कार्य भी सरकार का काम है। उसके बाद देखते हैं नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जो नागरिक है, जो गरीब से गरीब तबका है, उनके जीवन स्तर को, जैसे सरकार की तमाम सुविधाएं ऐसी होती हैं कि जिनके माध्यम से सरकार, जैसे तमाम प्रकार की सरकारें लोन देती हैं और सारी सुविधाएं हैं कि ताकि आदमी पैसा लेकर के कुछ बिजनेस करे, उसकी जो स्थिति है, ठीक, जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा हो।
वही सब है। सरकार तमाम प्रकार की सुविधाएं लोगों को देती है, जिससे उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है। उसके बाद अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु कमजोर वर्गों का उत्थान। हमने जैसे देखा कि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार तमाम प्रकार के कार्य करती है। जैसे अभी चुनाव है, चुनाव के समय जितनी भी पार्टियां हैं सब के सब तरह तरह के वादे करती हैं, तरह तरह के वादों के माध्यम से कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, आपके लिए हम ये करेंगे, तमाम प्रकार के जो वादे करते हैं, जिससे जो कमजोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसके जीवन स्तर में सुधार हो, ठीक, वो आगे बढ़ सके। उसके बाद देख लें, यही सब जो आपका बिंदु है, जैसे ये इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए हम कल्याणकारी राज्य को अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है? जैसे स्वास्थ्य की सुविधा हमने देखा, शिक्षा की सुविधा हमने देखा, लोगों की गरिमा इज्जत की व्यवस्था है, जो संरक्षण है वो राज्य का काम है। उसके बाद लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये भी सरकार का काम था। उसके बाद कमजोर वर्गों का उत्थान, इन चीजों का हमने अध्ययन किया, देखा सरकार का क्या क्या एक लोक कल्याणकारी कार्य है, जो कल्याणकारी राज्य है, उसके कार्य क्या है, हमने उसकी चर्चा की। तो इसमें देखते हैं, इस तरह कल्याणकारी राज्य का कार्य लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह है। यह जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो लोकतंत्रता है, जो लोकतांत्रिक देश है, उसमें समाजवाद, उसी को लोकतांत्रिक समाजवाद, हमने चर्चा ऊपर की, इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया। उसके बाद लेकिन की तरह है, लेकिन कल्याणकारी राज्य समाजवाद से नहीं, सकारात्मक उदारवाद से निकला है, ठीक। लेकिन अगर हम फिर से समझें इस बिंदु को कि इस तरह कल्याणकारी जो राज्य है वह लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह है, लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य का जो कार्य है लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह है, लेकिन कल्याणकारी राज्य समाजवाद से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो कल्याणकारी राज्य है वो समाजवाद की तरह नहीं है, बल्कि सकारात्मक उदारवाद से निकला है, सकारात्मक उदारवाद से निकला है। इसीलिए जो मार्क्स हैं उन्होंने कल्याणकारी राज्य को उदारवाद की चौकी कहा है। जो आपका समाजवाद है वह किससे निकला है? आपका सकारात्मक उदारवाद से निकला है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि समाजवाद कहां से निकला है, जो कल्याणकारी राज्य कहां से निकला है, तो आपका आंसर होगा सकारात्मक उदारवाद से निकला। इसी सकारात्मक उदारवाद को मार्क्स ने कल्याणकारी राज्य जो है, इसी को मार्क्स ने उदारवाद की चौकी कहा है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कल्याणकारी कार्य को करने के लिए जो राज्य है, भाई अगर राज्य कोई कल्याणकारी कार्य करेगा नहीं, जब करेगा वो, भाई उससे पैसे की आवश्यकता हो, पैसा आएगा कहां से? आएगा कहां से? तो क्या करेगा वो? अपने नागरिकों के ऊपर एक श्रेणीबद्ध या ग्रेडेड टैक्स लगाता है, ठीक, जहां से उसे टैक्स मिलता है। जैसे आज भी तमाम प्रकार के टैक्स हैं, हम कोई भी सामान लेते हैं जब कोई भी आप सामान, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा आप सामान लेंगे तो उसमें आपको CGST, GGST देना होता है। जैसे हमने ये मार्कर लिया है, ठीक, एक ब्लैक बोर्ड हमने लिया है, इस पे भी हमने टैक्स दिया है। कि हमने घड़ी पहनी है, एक कपड़ा पहना है, कुछ भी हमने जो हम यूज कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, उन सब पर सरकार के द्वारा उसमें टैक्स लिखा जाता है और उसी को हमें देना पड़ता है। जो पैसा वहीं सरकार के पास जाता है, उसी पैसे से हमारे लिए, चाहे जैसे हमने बात की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इन तमाम प्रकार की जो सुविधाएं, कल्याणकारी कार्य हैं, इन्हीं पैसों के माध्यम से राज्य लोगों तक पहुंचाता है और करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला बिंदु क्या है? कल्याण का। अब देखते हैं जो कल्याणकारी राज्य है इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, ठीक। हमने ये देखा कि राज्य की
जो कल्याणकारी राज्य है उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी जो लोकप्रिय परिभाषा उसकी चर्चा की। उसके बाद हमने देखा अगले बिंदु में कि कल्याणकारी राज्य के क्या क्या कार्य है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कल्याणकारी राज्य का विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ। आइए देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य के उद्भव में जो परिवहन प्रणालियां है, परिवहन प्रणालियों का जो जब से विकसित हुई बनी, वो भी कल्याणकारी राज्य के उद्भव में विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कीटनाशक का प्रयोग और परिवहन प्रणाली। भाई अगर परिवहन प्रणाली विकसित न हुई होती तो देश में, राज्य में या फिर छोटे छोटे गांव में न सड़क की सुविधा होती, ऐसी कोई सुविधा ना होती जहाँ पे हम लोग आसानी से आ जा सकते। ठीक, उसमें क्या है, परिवहन प्रणालियों का विकास और कीटनाशकों का प्रयोग। पहले तमाम प्रकार जो फसल किसान बोते थे उसमें तमाम प्रकार के कीड़े लग जाते थे जिससे फसलें बर्बाद हो जाती थी। आज मार्केट में उन्हीं को दूर करने के लिए तमाम प्रकार की कीटनाशक दवाएं सरकार के द्वारा भी उपलब्ध करा जाती हैं। ठीक, वही है, उसमें क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि परिवहन प्रणालियों का विकास और कीटनाशकों का प्रयोग, यह भी इसी से जो राज्य का उद्भव हुआ, विकास हुआ। उसमें क्या है, परिवहन प्रणालियों के विकास से राज्य को सड़क बनाने का कार्य करना पड़ा। भाई कोई भी सुविधा होगी, जैसे किसी सामान को हमें पहुंचाना है 100 किलोमीटर दूर, अगर अच्छी सड़कें नहीं रहेंगी उसी 100 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे हमें कोई खाने पीने की चीज भेजनी पड़ी, कोई और हमें आना पड़ा किसी काम के लिए, अगर सुविधा नहीं रहेगी हम पहुंचेंगे कैसे वहां पे। 2 घंटे का जो रास्ता है हमें 8 घंटे पूरा करना होगा। इसीलिए जो कल्याणकारी राज्य है हमारी सुविधाओं के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए इस सड़कों का निर्माण करती है। ठीक, उसमें क्या है, अगला बिंदु क्या है, अगले बिंदु में है इस तरह राज्य पुलिस कार्य के अलावा कल्याणकारी कार्य करने लगा। पहले का राज्य क्या था, जो पहले का राज्य था पुलिस कार्य। यहाँ पे क्या है, पहले लोगों ने कहा कि जो राज्य का कार्य है वह कल्याणकारी कार्य करने का नहीं है, केवल राज्य का कार्य है पुलिस का कार्य करना, केवल लोगों की सुरक्षा करना। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो विभिन्न विद्वानों ने कहा, जैसे आपका उदारवाद हुआ, व्यक्तिवाद हुआ, इन्होंने कहा राज्य का जो कार्य है वह केवल लोगों की सुरक्षा करना, कल्याणकारी राज्य का कल्याणकारी कार्य करना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह जो कल्याणकारी राज्य है इसमें कहा गया है कि जो पुलिस कार्य है यह भी राज्य का कार्य, साथ साथ कल्याणकारी कार्य भी करना सरकार का कार्य। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे कल्याणकारी राज्य जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे कब हुई, अगर हम बात करें तो ऐसे कल्याणकारी राज्य की जो शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के अंत में, अर्थात 1800 के जो लास्ट है, जो लास्ट का दशक है, 1890 के बाद का दशक। ठीक, उसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ, 19वीं शताब्दी के अंत की जो समय है और 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभ का समय है, इन्हीं समय में कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है। उसके बाद अगर इसकी सही शुरुआत मान ली जाए, सही शुरुआत अगर किस बात करें, 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में ब्रिटेन में एक प्रकाशित होती है रिपोर्ट, जो है ब्रेबरीज रिपोर्ट। ठीक, कल्याणकारी राज्य की अगर सही शुरुआत मानी जाए तो 1943 में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, ब्रेबरीज रिपोर्ट। ब्रेबरीज रिपोर्ट में पहली बार यह कहा गया कि जो राज्य है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है कि बेगारी को दूर करना, बीमारी को दूर करना
अशिक्षा को दूर करना, ये जो समाज की बुराइयां हैं उसे राज्य को दूर करना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार हो। ठीक, अब एक बार फिर समझते हैं। कल्याणकारी राज्य की अगर सही शुरुआत मान ली जाए तो 1943 ईस्वी में एक ब्रेबरिज, जो ब्रिटेन में एक जो ब्रेबरिज रिपोर्ट है वो प्रकाशित होती। उसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो कल्याणकारी राज्य है वह क्या करेगा, वह करेगा कि जो देश में फैली बेकारी है, बीमारी है, अशिक्षा है, यह लोग या सरकार दूर करे ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि इस राज्य की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन ने किया। ठीक, अगर हम बात करें कल्याणकारी कार्य की शुरुआत अगर किसी देश ने की तो किसने की, ब्रिटेन ने की। ठीक, लेकिन उसमें ब्रिटेन जैसे भाई एक विकसित देश है, औद्योगिक क्षेत्र काफी वहां पे है, तो वहां पे जो कुछ पार्टियां तो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती थी, लेकिन उसमें एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। वह कल्याणकारी कार्य करने के लिए सरकार पर दबाव डालती थी कि आप कल्याणकारी कार्य मत करिए, अर्थात कल्याणकारी राज्य का वह विरोध करती थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं अमेरिका में भी एक कल्याणकारी जो शब्द है इससे लोग घृणा करते हैं। भाई वहां की स्थिति चाहे ब्रिटेन की हो अमेरिका की हो, वहां की जो स्थिति है वो काफी डिफरेंट है। अगर वहां पे 90% लोग अमीर हैं तो 10% गरीब हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, अभी काफी पिछड़ी हुई है। यहाँ पे 90% गरीब है, 10% अमीर है। तो हमारे यहाँ सरकार को कल्याणकारी कार्य करना ही होगा, नहीं करेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, सत्ता परिवर्तन फिर कर देंगे तो लोगों में असंतोष फैलेगा। इसीलिए जो तमाम पार्टियां होती हैं वो चुनाव के दौरान वादा करती हैं कि हम लोगों को, जो युवा है उनको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। उसके बाद किसानों की अगर बात करें तो कहती हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, या फिर जो खाद है उसको हम उपलब्ध कराएंगे, कीटनाशक दवाओं को उपलब्ध कराएंगे, जो किसानों की सिंचाई की सुविधा है उसे फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। ये तमाम सुविधाएं जो वादे होते हैं सरकार के द्वारा की जाती, यही सब कल्याणकारी राज्य है। ठीक, लेकिन यही काम जो विकसित देश है, जैसे हमने बात की अमेरिका की और ब्रिटेन की, यहाँ पे एक कल्याणकारी कार्य को काफी घृणित रूप में देखा जाता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे अपने यहाँ अगर सरकार ये काम ना करे, शिक्षा की व्यवस्था ना करे, रोजगार की व्यवस्था ना करे, तो क्या करेंगे भाई। यहाँ पे जितने लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ पे लोगों के पास तो इतना पैसा है, इतनी पूंजी है नहीं कि 10-20 लाख लगा के 25 लाख लगा के कोई बिजनेस कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सरकार को कुछ न कुछ तो करना होगा जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। ठीक, तो हमने देखा, एक बार फिर देख लेते हैं जो कल्याणकारी राज्य का उद्भव कब हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इन सदियों में पूछा जाता है कल्याणकारी राज्य का उद्भव कब हुआ, तो उसमें आपका आंसर होगा 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक, अगर सही शुरुआत की बात की जाए तो 1943 ईस्वी में ब्रिटेन में एक रिपोर्ट पेश होती है, ब्रेबरिज रिपोर्ट। उसी में सर्वप्रथम कल्याणकारी कार्य करने की सलाह दी जाती है। ठीक, तो उसमें क्या है, अब देखते हैं आगे चर्चा करते हैं कि भारत में कल्याणकारी शुरुआत जो हुई, कल्याणकारी कार्य करने की शुरुआत तो कब से हुई। भारतीय जो संविधान लागू हुआ, जो भारत का संविधान लागू हुआ, वहीं से ही जो भारत में कल्याणकारी कार्य करने की शुरुआत है उसकी शुरुआत हो गई। ठीक, भारत में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत संविधान लागू होने के साथ ही शुरू हो गई, क्योंकि तमाम प्रकार की, जब आजादी के पहले भारत गुलाम था
तो ब्रिटेन के द्वारा इतना शोषण लोगों का किया गया था कि लोग के पास कुछ बचा नहीं था। लोग खाने के लिए परेशान थे, न उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था थी। केवल जो उच्च वर्ग था उसे ही पढ़ने की आज़ादी थी। वही भाई उसके पास पैसा होगा तभी पढ़ पाएगा, और जो गरीब तबका है वो परेशान था। तो वहीं से सरकार, जो हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने जो संविधान रचा है, उसी में हमें तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई, हक अधिकार दिया है, जिसके माध्यम से गरीब तबका, जो खासकर SC ST वर्ग है, जो महिला वर्ग है, आज इस स्थिति में है कि वो सवाल जवाब कर सकती है। ठीक, तो वहीं से अब देखिए, जो भारत में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत है वो संविधान लागू होने के साथ ही शुरू होता है। उसके बाद अगर हम विचारधारा की बात करें, आइए, जहां तक विचारधारा के स्तर की बात है, तो इस राज्य के जो उद्भव और विकास है, तो प्रथम प्रतिपादक इसके कौन है? ग्रीन है। कल्याणकारी राज्य, अगर विचारधारा के स्तर पर बात करें, अगर विचारधारा की बात करें, तो सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य का जो प्रतिपादित किया वो कौन थे? ग्रीन महोदय। ग्रीन महोदय के नेतृत्व में, क्योंकि ग्रीन महोदय के नेतृत्व में उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन किया जाता है। ग्रीन महोदय के नेतृत्व में उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन हुआ, तो पहले का उदारवाद अब कल्याणकारी राज्य में बदल गया। जो पहले का उदारवाद था, कल्याणकारी राज्य में जब बदल गया, तो उसे ही सकारात्मक उदारवाद कहा गया। ठीक, इसीलिए कहा गया जो कल्याणकारी राज्य है वह समाजवाद से नहीं निकला है, बल्कि यही कल्याणकारी राज्य सकारात्मक उदारवाद से निकला है। ठीक, आगे देखते हैं। हालांकि ग्रीन के पहले, जो ग्रीन है उनके पहले एक विचारक हैं, उनका नाम है मिल। मिल ने अपने जो उनकी बुक है राज्य सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा कल्याणकारी राज्य की जो बात कही थी, लेकिन मिल को कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक नहीं कहते हैं। अगर हम बात करें तो ग्रीन के बाद सबसे बड़े प्रतिपादक, तो कल्याणकारी राज्य के सबसे बड़े प्रतिपादक की बात करें ग्रीन के बाद, तो कौन है? लास्की। लास्की का नाम आता है। लास्की महोदय ग्रीन के बाद कल्याणकारी राज्य के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। ठीक, क्योंकि लास्की ने पुलिस राज्य के स्थान पर, लास्की महोदय पुलिस राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य को बहुत अधिक महत्व दिया है। अब देखते हैं एक बार फिर, कल्याणकारी राज्य को सर्वप्रथम अगर प्रतिपादित करने की बात की, उनका नाम है ग्रीन। सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य को प्रतिपादित किसने किया? ग्रीन महोदय ने किया। ग्रीन के पहले मिल है, उन्होंने अपनी जो उनकी पुस्तक है राज्य सिद्धांत, उसमें कल्याणकारी राज्य के बहुत थोड़े मात्रा में, ठीक, बहुत थोड़े स्तर पर कल्याणकारी जो राज्य उसकी चर्चा की है, लेकिन उन्हें कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक नहीं माना जाता। कल्याणकारी राज्य का जो प्रतिपादक है वह ग्रीन है, लेकिन ग्रीन के बाद सबसे बड़े कल्याणकारी राज्य के जो चर्चा की वो है लास्की महोदय। ठीक, लास्की महोदय ने कहा कि यदि हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, लास्की महोदय की बहुत फेमस परिभाषा है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ग्रीन के बाद कल्याणकारी राज्य के जो सबसे बड़े कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं वो है लास्की। लास्की महोदय ने कहा, अगर मेरा पड़ोसी, यदि हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। भाई यही तो कल्याण है, यही तो मानवता है। अगर यही मानवता नहीं रहेगी तो आप रहेंगे कैसे? जैसे हम कहीं भी हैं, आप कहीं हैं, अगर आप रोज पार्टी कर रहे हैं, आप अपने खाने पे लोग रोज लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हजारों खर्च कर रहे हैं, अगर वहीं आपका पड़ोसी
खाया नहीं है, कई दिन से भूखा है, तो यह कल्याण अपना थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा, लासी महोदय ने, यदि हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, उसमें क्या है, आगे मैक्यावर महोदय आते हैं। मैक्यावर महोदय ने इसी कल्याणकारी राज्य को क्या कहा, सेवाधर्मी राज्य या सर्विस स्टेट कहा। ध्यान दीजिएगा, मैक्यावर महोदय ने इसी कल्याणकारी राज्य के कार्यों को देखते हुए कहा कि जो कल्याणकारी राज्य है वह क्या है, सर्विस सर्विस स्टेट है या सेवाधर्मी राज्य, जिसका सेवा करना ही धर्म हो। ठीक, कल्याण करना ही धर्म हो, तो भाई वही तो होगा कल्याणकारी राज्य। उसी को मैक्यावर महोदय ने कहा कि जो कल्याणकारी राज्य है वह क्या है, सेवाधर्मी राज्य है, सर्विस स्टेट है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम इन सब की समीक्षा करें, हमने यहाँ तक तो देख लिया, हमने देखा कि वेलफेयर स्टेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। शब्द के बाद हमने जो महत्वपूर्ण परिभाषा थी केंट महोदय की, जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा थी, उसकी चर्चा की। उसके बाद हमने देखा कल्याणकारी राज्य के कौन कौन से कार्य हैं, हमने कर्म और उसको अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा कि कल्याणकारी राज्य का जो उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, किन देशों में इस कल्याणकारी राज्य को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा भारत में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कब से हुई। उसके बाद हमने देखा कि कल्याणकारी राज्य को जो प्रतिपादन किया वो ग्रीन महोदय है। ग्रीन के पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा जो उन्होंने प्रयोग किया मिल महोदय ने किया। लेकिन जब आगे लास्की महोदय आते हैं, उन्होंने कहा कल्याणकारी राज्य में वही राज्य होता है यदि हमारा पड़ोसी भूखा हो तो हमें केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसे देखते हुए हम लोग अब इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा के अंतर्गत हम लोग देखें कि इन सभी से अगर हम बात करें, इतना सब होते हुए अगर हम अब स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी जो राज्य है एक अभिभावक राज्य है। ठीक, जो कल्याणकारी राज्य एक अभिभावक राज्य है। अब जैसे जैसे माँ की कोख से लेकर मृत्यु की गोद तक व्यक्ति की कदम कदम पर मदद करता है। अब इसे समझते हैं भाई, हम तमाम प्रकार के जो हमने चर्चा की कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हैं उसके माध्यम से अगर हम समझें तो जो कल्याणकारी राज्य है इसे हम एक अभिभावक राज्य कह सकते हैं। क्योंकि जैसे आप घर का जो अभिभावक होता है, एक बच्चे को जब वो माँ के गर्भ में आता है तब से उस बच्चे की सुरक्षा के लिए तमाम प्रकार की दवाएं, टीके, तमाम प्रकार की जो एहतियात बरते जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि जान को बच्चा को किसी प्रकार की जान का खतरा ना हो। वहां से लेकर के जब तक आदमी पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, बड़े होने के बाद आदमी बुढ़ा होता है, जब तक आदमी मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता है, ठीक, तब तक वो जो अभिभावक होता है, घर का गार्जियन होता है, वो उसको अपने देख रेख में रखता है। ठीक, उसी प्रकार से जो राज्य है वह भी, अगर हम बात करें जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है तभी से राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। जो तमाम प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं बच्चों के लिए, टीकाकरण चलता है, बचपन से लेकर राज्य की जिम्मेदारी है। जो आशा बहनें गांव में नियुक्त होती हैं इसलिए नियुक्त होती हैं कि गांव में कोई जब बच्चा पैदा होगा तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार को देनी है। ठीक, ताकि बच्चा जो है कुपोषण पैदा ना हो, कुपोषित पैदा ना हो, उसके पोषण के लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं। बच्चा पैदा होने पर माँ को लगभग 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह का तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं। ठीक, उसके बाद अगर जब वही लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, सरकार सारी सुविधाएं करती है सरकारी स्कूलों में। उसके बाद जब आदमी बीमार होता है उसकी सुरक्षा भी
सरकार ही करती है। सरकार में जब अस्पताल में तो सरकार की व्यवस्थाएं हैं। आप 1 रुपये पर्ची कटाइए, डॉक्टर को दिखाइए, दवा भी आपको अस्पताल मिलेगी। उसके बाद आप अगर गंभीर रूप से भी बीमार हो गए, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं ताकि उस पर आपको छूट मिलेगी। इस तरीके से अगर आप कहीं ऐसी जगह जो लावारिस लाशें होती हैं, जो वहाँ पे मिलती है सरकार को, उसे दफनाने का या फिर जलाने का जो कार्य है, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, ये सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो समाज के जो कल्याणकारी कार्य हैं, समय समय पर किए जाते हैं। इसीलिए कल्याणकारी राज्य को अभिभावक राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक, अभिभावक की तरह कल्याणकारी राज्य भी लोगों की चिंता करता है, सुरक्षा करता है, उनकी देख रेख करता है। ठीक, इसीलिए अगर हम बात परीक्षा में पूछा जाता है कल्याणकारी राज्य है, तो आपका आंसर होगा अभिभावक राज्य। तो इन्हीं वजह से आलोचकों ने कल्याणकारी राज्य को समष्टवादी राज्य कहा है। समष्टवादी क्या है? जैसे समष्टवादी जो इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे समझते होंगे, व्यष्टिवादी और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो समष्टि मतलब संपूर्ण व्यवस्था जब राज्य के द्वारा की जाती है, सारी व्यवस्था जब राज्य के द्वारा की जाएगी, तो वही समष्टवादी राज्य। तो अर्थात कल्याण के नाम पर हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित कर लेता है। जो आलोचक हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था उदारवाद और व्यक्तिवाद में कि जो राज्य है उसका कार्य केवल है क्या है? लोगों को सुरक्षा करना है, कल्याणकारी कार्य नहीं करना है। क्योंकि कल्याणकारी कार्य के नाम पर जो राज्य है लोगों के हक अधिकार और जो उसका व्यक्तिगत जीवन है उसको है कर लेता है, उस पर नियंत्रित कर लेता है। ठीक, यही इसकी आलोचना लोगों ने की। ठीक, आगे देखते हैं। इसी लेकिन एक विद्वान है आशीर्वादम, इन आलोचनाओं को दरकिनार कर देते हैं। कहते हैं कि इस आलोचना का कोई विशेष मतलब है नहीं। ठीक, आशीर्वादम और डॉक्टर आशीर्वादम महोदय ने कहा कि कल्याणकारी कार्य कोई दान की चीज नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। ध्यान दीजिए, डॉक्टर आशीर्वादम महोदय ने कहा कि लोगों के द्वारा जो तमाम विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है, विचारधाराओं के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है कि कल्याणकारी कार्य कोई दान की चीज थोड़ी है, ये हमारा ये व्यक्ति का अपना अधिकार है, हक है। हम अगर राज्य को टैक्स दे रहे हैं तमाम प्रकार के, तो सरकार से हमें कुछ पाने का अधिकार भी है कि हम सब कुछ मनमाने तरीके से टैक्स देते रहें, हमारे लिए कोई सुविधा ना हो, न हमें नौकरी की व्यवस्था हो, न रोजगार की व्यवस्था हो, न हमें किसी प्रकार के इमरजेंसी में खाने पीने की कोई व्यवस्था हो, न हमारी शिक्षा की भी कोई व्यवस्था, न हमारे स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था हो। ऐसा राज्य कोई मतलब है नहीं, तो भाई टैक्स हम क्यों दें? तो आज डॉक्टर आशीर्वादम महोदय ने कहा कि कल्याणकारी राज्य जो कार्य है वह व्यक्ति का या जो लोग हैं वह कोई दान की चीज नहीं है। राज्य हमारे लिए कोई एहसान नहीं कर रहा है, उस कार्य पर हमारा हक है, अधिकार है। ठीक, इस तरीके से जो कल्याणकारी राज्य है, तमाम प्रकार की जो विचारधाराएं थी उसकी चर्चा हम लोगों ने की आज। तो हम आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में, कि आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। तो आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य के क्या कार्य हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अराजकतावाद की। उसके बाद अराजकतावाद चर्चा करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अगले चैप्टर पर। तो मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें और उत्साह मिलता है। इस तरीके से आपको जितने महत्वपूर्ण हमने पढ़ाए हैं तथ्य कि आपको टीजीटी पीजीटी में जरूर पूछे जाएंगे। तो हमने देखा कल्याणकारी राज्य, इसके चर्चा हम लोग की। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।